हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या क्या ब्रिटिश रूल की वजह से क्या कुछ पर्टिकुलर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे वो हमने देखे थे, एंड आई होप कि वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हमारी इंडिपेंडेंस बिल्कुल हमें मिली थी या इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले हमारी जो इकोनॉमी थी इसकी क्या स्टेट थी, कैसी कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की। ओके, अभी तक के पूरे चैप्टर में हमने देखा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो डिफरेंट सेक्टर्स थे उनमें कैसे वर्क हुआ था और जो डिफरेंट सेक्टर्स थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे फॉर जब ब्रिटिश रूल आया उसके लिए। तो अब उन्हीं सारी चीज़ों से ही जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो एक एक पॉइंट्स है वो फ्रेम होने वाले हैं, उन्हीं से हम सब कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसी से हमें समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी की स्टेट या हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसे थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ओके, आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की उस टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी है उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, है ना। जो डिफरेंट सेक्टर्स हमने पढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, डेमोग्राफिक कंडीशंस देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, सब कुछ जो भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा है हर एक चीज़ में हमने देखा कि कहीं पर भी हमें कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। हर एक जगह पर हम यही बोले कि ब्रिटिशर्स जब थे तब इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये ड्रॉबैक्स थे या उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी, राइट। तो हर एक चीज़ में हमने यही समझा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए, वो जो भी पॉलिसीज़ लेकर आए, वो जो भी रूल्स लेकर आए, सारे किसके लिए लाए? ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रॉफिट जो है अर्न कर सके। उन्हें इंडिया के लोगों से, इंडिया के रिसोर्सेस से क्या काम करना था कि बस इन्हें जितना हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कर लो, इनकी यूज से जो है अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लो। ओके, मतलब कि हमारे वेलफेयरमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ जो भी काम उन्होंने किए वो उनके खुद के लिए किए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी निकाल लिए थे। इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो थी वो भी हमने जो है पॉइंट आउट की कि अच्छा ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स आए तो ये पर्टिकुलर चीज़ें पॉजिटिव भी थी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को जो इकोनॉमी की कंडीशन है उसके बारे में अभी तक तो समझ में आई गया कि कैसी होगी उस टाइम पर इकोनॉमी की कंडीशन। ओके, अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है, उसमें हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे और वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। During the British rule, the Britishers transformed the Indian economy into colonial, backward, semi-federal, stagnant, backward, depleted and imputed economy. ठीक है, अब ये जो सारे हम लोगों ने वर्ड्स देखे, ये सारे जो हैं ये हमारी इकोनॉमी को डिफाइन करने वाले हैं कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई थी। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। इन सारे एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या देखेंगे, डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल का मतलब क्या समझा था हमने कि कॉलोनियल का मतलब ये है कि इसमें दो पार्टीज होती है। कौन कौन सी दो पार्टीज होती है? एक होती है कॉलोनी और एक क्या होती है? रूलर, राइट। ये जो कॉलोनियल है इसे हम डिवाइड कर दे दो पार्ट्स में, सो दिस इज रूलर एंड कॉलोनी। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट हम किसे बोलते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों? बिकॉज उसमें एक कॉलोनी है और एक क्या है? रूलर है। ठीक है, रूलर कौन हुआ स्टूडेंट्स? रूलर हुए ब्रिटिशर्स, एंड कॉलोनी को क्या थी उनकी? कॉलोनी थी उनकी इंडिया। तो वो लोग रूल कर रहे थे इंडिया पे। ठीक है, तो ये एक कॉलोनियल इकोनॉमी बनी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी? कॉलोनियल इकोनॉमी थी। जो जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो हम पर रूल कर रही थी। ओके, सो इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन
is a long history spread over nearly 200 years. कुछ nearly 200 years तक जो है ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया था. ओके, बहुत ही लंबा टाइम था, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन था. आप और मैं ब्लेस्ड हैं कि हम लोग उस टाइम पर नहीं थे. हमने जब बर्थ लिया तो हम लोग बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंडिया में आए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की, एंड वी आर दी ब्लेस्ड वन, राइट. तो देखो, कुछ अप्रॉक्स या कुछ हम बोल सकते हैं नियरली 200 ईयर्स तक जो है ब्रिटिशर्स ने रूल किया. कहाँ पर? इंडिया पर. 200 ईयर्स स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, राइट. 200 ईयर्स आपकी कभी एज होगी क्या? बहुत मुश्किल है. 100 तक ही क्रॉस कर दे वो भी बड़ी बात होती है ना. तो बहुत लंबा टाइम था वो, कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया. तो अब उसकी वजह से देखो 200 ईयर्स तक कोई रूल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या बन गए? वो हमारे रूलर बन गए, हम उनकी कॉलोनी बन गए. मतलब कि अल्टीमेटली सिर्फ काम इतना ही था कि वही रूल कर रहे थे, हम क्या थे? उनके गुलाम थे, राइट. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी बन गई थी? कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी. रीजन बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पर रूल कर रहे थे, इसलिए. ओके, सो ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. ब्रिटिश रूल के वजह से क्या हुआ था? ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. ये चीज़, ये पॉइंट्स जो हैं ये हम ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस मतलब कि चैप्टर के जो प्रीवियस हमारे कंसेप्ट्स थे उनमें सब में हम लोग पढ़ चुके हैं. ये बात अलग है कि हमने एकदम सिस्टमैटिकली इसके जैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन हर एक पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं. तो अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट किए होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी. आप लोगों के अकॉर्डिंग ये एक काइंड ऑफ रिविजन होने वाला है. ओके, सो जो ब्रिटिश रूल था उसकी वजह से क्या हुआ था? ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ. ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों हुआ था स्टूडेंट्स? बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया था? उन्होंने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट. तो अब जब रॉ मटेरियल्स हमारी कंट्री से जाते थे, हमारी कंट्री जो है उसमें खुद में मतलब कि इंडिया में फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कम होने लगा. इंडिया से फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करने पर हाई टैरिफ थे. अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला वीडियो देखा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज ये सब कुछ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. ठीक है, तो देखो जब रॉ मटेरियल्स जा रहे थे हमारी कंट्री से, ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्या हो रहे हैं? एक्सपोर्ट हो रहे हैं. अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मनी आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल हम मान रहे हैं कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के बदले में हमें कुछ ना कुछ तो पेमेंट मिलेगा ही. मनी बिल्कुल आ रहा है. ओके, लेकिन क्या ये मनी हमारे पॉकेट में जा रहा है पूरा का पूरा? मतलब कि क्या हम इसे पूरा सेव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज अब हमें फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट है ना. अगर हम कोई भी गुड्स का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? हमारी नेसेसिटीज को हम पूरा कैसे करेंगे? हमारे जो शौक हैं उन्हें तो आप साइड में रख दो, नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए भी तो हमें फिनिश गुड्स चाहिए. तो अब फिनिश गुड्स क्या होंगे? फिनिश गुड्स को करना पड़ेगा इंपोर्ट, बिकॉज हमारी खुद की कंट्री में तो गुड्स का प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल्स थे वो तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जब रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो जो है हम जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं रहेंगे तो फिनिश गुड्स कैसे बनेंगे, राइट. तो अब फिनिश गुड्स जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं. अब इसके लिए हमें क्या पे करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है मनी. वो भी हमें फ्री में नहीं मिलने वाला, राइट. तो उसके लिए भी हमें पेमेंट तो करना ही पड़ेगा. जो मनी हमारे पास में आया उससे ज्यादा हम पे करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज, उससे ज्यादा क्यों पे करेंगे? तो देखो सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स. आप लोगों को पता है कि जो फिनिश गुड्स होते हैं उनमें रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, राइट. जैसे कि आप कोई भी एक गुड ले लीजिए, ये पेन लेते हैं, ठीक है, ये एक गुड है. अब इसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगे होंगे उसकी वैल्यू ऑलरेडी इस पेन की वैल्यू में इंक्लूडेड होगी, राइट. ये हम लोगों ने पढ़ा है. डबल जो हमारी ये डबल काउंटिंग वाली जो प्रॉब्लम है, राइट, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल्स वाली
जो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हमने कहाँ पे पढ़ी थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, मतलब कि वो जो हमारा नेशनल इनकम में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आप लोगों को पता है ये। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये मान लीजिए कितने में गए? ये गए हमारे 50 रुपीज में, ठीक है। तो क्या फिनिश गुड हमें 50 रुपीज में मिल जाएंगे? उसी रॉ मटेरियल से ये फिनिश गुड बनाया गया है, तो क्या ये जो पर्टिकुलर आपको गुड मिल रहा है वो 50 रुपीज में मिल जाएगा या 50 से कम में मिल जाएगा? क्या नहीं, ये कितने अमाउंट में मिलेगा? ये मिलेगा हमें 50 से ज्यादा रुपीज में। इफ यू वांट टू परचेज अ गुड यू नीड टू पे मोर देन ₹50, ठीक है। अब जो भी उसकी एमआरपी होगी, तो देखो क्या हुआ, जितना मनी हमारे पास में आ नहीं रहा उससे ज्यादा तो हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक डेप्थ बढ़ती जाएगी कि मेरे पास जितना अमाउंट नहीं है मैं उससे ज्यादा पे कर रही हूं, तो मेरी क्या हो रही है? डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है, मैं जो हूं कर्ज में डूबती जाऊंगी, ठीक है। अब मैं एज एन इंडिविजुअल, आप देख रहे हो, अगर मेरे जैसे पूरी जो कंट्री है, सब पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो सारे मेरे जैसे ही हैं, तो हम बोल देंगे ये पूरी हमारी कंट्री है, और पूरी कंट्री की जो वेल्थ है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था, इसकी वजह से जो वेल्थ थी वो काफी कम हो गई थी इंडिया की, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ में और क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, है ना। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिंपल सा ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर हाई टैक्सेस लगा के रखे थे। मतलब कि अगर इंडिया में कोई भी गुड का प्रोडक्शन हुआ है और अगर वो आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी एक फॉरेन कंट्री में, तो आपको हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे तो वो अल्टीमेटली किसी भी एक पर्सन को डिस्करेज करता था कि वो कोई भी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करे। ओके, तो इसकी वजह से कहीं एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था, और जो हमारे गुड्स थे, मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स थे, उनकी वैल्यू, उनका जो प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई थी और इसकी वजह से और जो हमारी वेल्थ है वो भी कम हो गई थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकम तो अर्न कर नहीं रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर भी। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें मिला कर क्या हो गया कि हमारी जो कंट्री की वेल्थ थी वो कम होती गई। ओके, they also encouraged commercialization of Indian agriculture to transform Indian economy into British colony। अब देखो उन्होंने और क्या किया, मतलब कि ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के लिए, ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां पे ब्रिटिशर्स का रूल हो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का रूल अच्छे से चलता रहे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में हर वो चेंजेस किए जिसकी वजह से इंडिया वाले जो हैं वो ब्रिटिशर्स की सुनते रहे और ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन पर कंट्रोल अपना बना सके, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स? कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फूड क्रॉप थी उससे फार्मर्स को शिफ्ट करवाया कहाँ पर? कैश क्रॉप पर, राइट। मतलब कि जो फार्मर्स फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे उन्हें शिफ्ट करा, उन्हें बोला कि आप शिफ्ट कीजिए अपना जो प्रोडक्शन है फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। क्यों बोला ये पर्टिकुलर चीज? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब कि उनकी कंट्री में जो कैश क्रॉप्स, दैट मीन्स जूट हो गए या और भी जो पर्टिकुलर हमारे डिफरेंट कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन हो गई, जो कि हम खाते नहीं है, जिनके थ्रू हमें पैसा अच्छे से मिलता है और उनका और प्रोडक्शन करके हम और ज़्यादा मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं, वो कैश क्रॉप होती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ये इसलिए किया बिकॉज वो सारे जो मटेरियल थे वो उनकी इंडस्ट्रीज को चाहिए होते थे फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि ये उनके लिए क्या था? रॉ मटेरियल था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया में जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्केल पर होता है वहाँ पर अगर हम फूड क्रॉप को शिफ्ट करवा दें कैश क्रॉप पर तो वो प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर उन्हें चीप रेट्स में क्या मिल जाएगी? ये क्रॉप्स मिल जाएंगी और वो उससे हाई प्रॉफिट अर्न कर लेंगे उसका पूरा प्रोडक्शन करने के बाद में, राइट। तो ये जो शिफ्टिंग थी इससे उन्होंने और यहाँ पर कंट्रोल बनाया।
बिकॉज ये जो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे वो अल्टीमेटली सेल किसको कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स की सुननी ही पड़ेगी। ओके तो ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर था, इसकी वजह से भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो रही थी। ओके The impact of British colonial policy was deep on India even at the time of independence. अब ये जो ब्रिटिश कॉलोनी थी भाई, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत ज़्यादा हुआ था, बिल्कुल ज़्यादा हुआ था। ये चीज़ तो अगर हम इतना सब कुछ नहीं भी पढ़ते, ये सारे फैक्ट्स फिगर्स नहीं भी पढ़ते, तो भी हमें इतना तो पता है कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया पे रूल किया और वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, वो चीज़ इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या किया, कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा के माने, राइट, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के लिए कुछ नहीं करते थे, इंडिया के लोगों के एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो बिल्कुल ऐसे रूल करते थे एकदम, वो हम बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे दो काइंड ऑफ हमारे क्या होते हैं, किंग्स होते हैं, राजा होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही ह्यूमैनिटी वाले होते हैं, जो जिसमें सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है, और एक राजा वो होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, बहुत ही क्रूअल से होते हैं, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कौन सी पर्टिकुलर फीचर को उनमें कौन से पर्टिकुलर फीचर्स थे, तो उनमें फीचर्स थे वो क्रूएलिटी वाले, बस वही चीज़ थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कौन मर रहा है, किसके साथ में क्या हो रहा है, किसको कितनी प्रॉब्लम है, कौन किस पर्टिकुलर डिफिकल्टी को फेस कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर उन्होंने बोल दिया है कि हमें ये पर्टिकुलर टैक्स चाहिए, जैसे कि लगान चलती थी, जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था, है ना, तो उसमें लगान कलेक्ट करना है, मतलब करना है। आपकी प्रोडक्शन हुआ हो, आपकी क्रॉप्स जो हैं वो हुई हो या नहीं हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो एक ज़मींदार होता था वो एक ड्यू डेट पर आता था और लगान कलेक्ट कर ले जाता था। अगर नहीं भी एक पर्सन के पास में, तो भी वो ज़मींदार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से भी लाके दो, लेकिन लाके दो। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, उनके कारण हमारी जो कंट्री थी वो काफ़ी पीछे जा चुकी थी। वैसे ही हमारी कंट्री कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं थी उस टाइम पर। हमारी कंट्री जो थी उस टाइम पर भी वो काफ़ी, हम बोल सकते हैं कि ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ना हो। हाँ, वो ऐसा था कि हमारी जो कंट्री थी वो सेल्फ रिलायंट थी, लेकिन फिर भी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो अगर मान लो हम 50% स्केल पर थे, तो ब्रिटिशर्स के कारण वो 50% का स्केल बहुत नीचे चला गया, वो कुछ 5 या 10% पर चला गया होगा। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारी पूरी इकोनॉमी की बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। और ये जो पर्टिकुलर कंडीशन थी ये हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी देख सकते थे, बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो सिचुएशन, वो कंडीशन हमारी कंट्री की एज इट इज सेम ही थी। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है कॉलोनियल इकोनॉमी, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, दैट इज सेमी फेडरल इकोनॉमी। ठीक है, अब ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो फेडरल का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये वो हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप होता है बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है, मतलब कि जो एक लैंडलॉर्ड है, मेरे पास में एक लैंड है, वो मैंने रेंट पर दे दिया एक पर्सन को कि वो इसे यूज कर ले। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलते हैं? फेडरल इकोनॉमी, उसे हम फेडरल बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर मतलब कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी इकोनॉमी थी? सेमी फेडरल इकोनॉमी थी। By the close of British period, there were two aspects of the Indian economy. First one was introduction of federal system. अब इसमें और अच्छे से देखते हैं कि क्या था ये। ठीक है, so the land settlement system gave birth to federal relations, landlord-tenant relations. The landlords used to charge very high rate of lagan and were very cruel to the cultivators. ठीक है, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स
जो थे, मतलब कि वो अगर अपना लैंड दे रहे हैं किसी को कि आप यहाँ पर कल्टीवेट कर लीजिए, आप यहाँ पर जो है क्रॉप सो कर लीजिए, तो वो उसके लिए जो अमाउंट चार्ज करते थे वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। ओके, मतलब कि अगर उन्होंने लैंड दिया है तो वो बहुत हाई रेट ऑफ लगान, उसका जो वर्ड हम बोल सकते हैं लगान बोल सकते हैं, कि वो बहुत हाई रेट ऑफ लगान चार्ज करते थे, जो कि एक कल्टीवेटर के लिए, एक जो प्रोड्यूसर था उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन जो होता था उसके कारण। ठीक है, बिकॉज इतना जो है रिटर्न नहीं मिलता था और उस पर इतने हाई चार्जेस, उस पर इतने हाई रेट चार्ज कर लिए जाएं तो वो बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो अकर होती थी। ठीक है, फिर जो सेकेंड वाला था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। The establishment of modern industries led to creation of two classes, capitalist and laborers. Capitalist क्या होता है स्टूडेंट्स? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, राइट? ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने हैं, आई होप सो। मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना? तो बस वैसे उसमें जो होता है वही यहाँ पर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम से मतलब बता रहे हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट हैंड्स में जो है हमारी पूरी इकोनॉमी होना, ठीक है, या प्राइवेट जो हमारे ओनर्स हैं वो जैसा चाहते थे वैसी हमारी इकोनॉमी चलती थी। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, या ड्यूरिंग नहीं मैं बोलूंगी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिला, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम देखने को मिला, कि अब कैपिटलिस्ट सिस्टम का उस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ था। सिर्फ और सिर्फ उसके पहले तो सोशल सिस्टम चलता था कि बस जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही सही है, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही चीज मानी जाएगी। लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिला था उस टाइम पर हमें देखने को मिला कि कैपिटलिस्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, तो स्टूडेंट्स कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई, कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। तो इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से दो क्लासेस का इंट्रोडक्शन हुआ, एक हुई कैपिटलिस्ट और एक हुई लेबरर्स। अब इसमें कैपिटलिस्ट क्या हो जाएंगे, ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, जो बिग बिग इंडस्ट्रीज होगी उनके जो ओनर्स होंगे वो इसके कैपिटलिस्ट हो गए, एंड लेबरर्स क्या हो गए, उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटलिस्ट हो गए और नंबर ऑफ हो गए हमारे लेबरर्स। ओके, सो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसका भी इंट्रोडक्शन हो गया था। So India inherited the features of both feudal and capitalist system in the Indian economy. ठीक है, ये दोनों सिस्टम हमें देखने को मिले ड्यूरिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सो दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैग्नेंट का मतलब होता है या तो रुक गई है या फिर बहुत ही कम रेट से इंक्रीज होना। ठीक है, या तो एकदम आप मान लो ऐसा, या फिर एकदम मिनिमल इंक्रीज, ऐसा लगे भी ना कि इंक्रीज हो रहा है। राइट, अब देखो इसमें कोई इंक्रीज लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, बहुत ही कम इंक्रीज है ये। अगर मैं इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो सिर्फ इतना सा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। सो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम रेट पर ग्रोथ होना। ठीक है, तो इस चीज से तो बहुत ज्यादा हम लोग फेमिलियर हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन होती गई, उसकी जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन होती गई। हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी जब ब्रिटिश रूल था। तो जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाली थी तो तब भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा तो ग्रो करेगी नहीं, एकदम बहुत ही नेग्लिजिबल रेट का ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब कि हम ये बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, कि वहाँ पर हमें ग्रोथ नहीं दिख पा रही थी। ओके, सो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट. On the eve of independence, Indian economy was a stagnant economy as country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century then was less than 2%. यहाँ पे less भी आएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वहाँ पे आएगा less than 2% and growth in per capita output was 0.5%. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी है पहले भी कि जो हमारी नेशनल इनकम जो जीडीपी की अकाउंटिंग हुई थी, डिफरेंट जो हैं हमारे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो
जीडीपी को कैलकुलेट किया था, तो उसमें से एक पर्टिकुलर को हमने सबसे ज़्यादा कंसिडर किया था, जो कि वीके राव ने जो हमारे एस्टिमेट्स दिए थे उसे हमने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माने थे, ठीक है। तो उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम पर, उसकी जीडीपी कितनी थी, लेस देन 2%, और जो ग्रोथ हम देख रहे थे ईयर ऑन ईयर वो भी 0.5% से ही देख रहे थे। तो ये बहुत ही कम, हम बोल सकते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ था, बहुत ही कम रेट ऑफ ग्रोथ था। तो ये हम बोलेंगे कि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। हम उस टाइम पर अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे। एंड रीजंस आप सभी को पता है कि क्यों नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स के जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। और जो ब्रिटिशर्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो थे भी उसी काइंड के कि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी को, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे उनकी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। ओके, सो आई होप कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाला जो हमारा पॉइंट है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बैकवर्ड इकोनॉमी, अब हमारी जो कंट्री थी स्टूडेंट्स वो कैसी थी, बैकवर्ड थी, और वो और बैकवर्ड हो भी चुकी थी, किसके कारण, ब्रिटिशर्स के कारण, ठीक है। सो बैकवर्ड इकोनॉमी, एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। देखो ब्रिटिशर्स आए, इतने टाइम तक वो रूल करे हमारी इंडिया पर, हमारी कंट्री पर, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। ओके, वो कैसे रूलर थे, वो एक ऐसे रूलर थे जो कि सिर्फ उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे, हमारी इकोनॉमी को डेवलप नहीं करना चाहते थे। ओके, द मेन रीजन्स फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब क्या रीजंस थे स्टूडेंट्स वो हम समझते हैं, ठीक है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, किस चीज की प्रोडक्टिविटी, आप कोई भी गुड्स ले लो, आप एग्रीकल्चर गुड्स लो या आप इंडस्ट्रियल गुड्स लो, दोनों में हम देखेंगे कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे कि फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो पुराने टाइम से जिस टाइप में काम चल रहा था वैसे ही चल रहा था। कोई भी पर्टिकुलर उसमें हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या कोई भी न्यू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई गई एग्रीकल्चर में। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पीछे ही रहा, वो अंडर डेवलप्ड ही रहा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम ही रही। इरिगेशन फैसिलिटीज सही नहीं थी, फर्टिलाइजर्स के बारे में कोई नहीं जानता था, उसके बाद में सीड्स वगैरह भी बहुत अच्छी आती नहीं थी। तो हर एक रीजन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप्ड था, इसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी कैसी थी, कम ही थी, राइट, लो लेवल था उसका। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बात करें तो इंडिया में मेनली कौन सी इंडस्ट्रीज थी स्टूडेंट्स उस टाइम पर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, राइट। अब उसमें भी क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था, राइट। तो अब हम जो थे रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और ये जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन था ये भी कम हो चुका था, राइट। क्यों कम हुआ था, बिकॉज हाई टैक्सेस चार्ज किए जाते थे अगर आप फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। पहले ब्रिटिशर्स आए उसके पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही वेल नोन इंडस्ट्री थी हमारी पूरी वर्ल्ड में, लेकिन उनके बाद में जो है हैंडीक्राफ्ट जो थे, मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट थे वो कहीं बाहर जा नहीं पा रहे थे और जो उनका फॉरेन मार्केट था वो खत्म हो गया था। उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया और फिनिश गुड्स का क्या बनाया, कंज्यूमर बनाया, राइट। तो अब जब वो फिनिश गुड्स जो फॉरेन से आते थे, मतलब कि जो ब्रिटेन से आते थे, वो चीप होते थे एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो इसलिए जो जनरल पब्लिक थी वो ज्यादा प्रेफर कौन से गुड को करती थी, जो चीप रेट वाले, जो कि ब्रिटेन से आते थे वो वाले गुड्स को। तो अब मतलब कि हैंडीक्राफ्ट या फिर हम बोले कि जो हमारे फिनिश गुड्स थे, जो डोमेस्टिक गुड्स थे, उनकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में भी कम हो गई थी और फॉरेन मार्केट में तो अब जा ही नहीं रहे थे वो, राइट। एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट के ही वो एक्सपोर्ट किए जाते थे अगर किए भी जाते थे तो
तो जब उनका दोनों जगह से मार्केट जो है वो खत्म हो गया था, तो इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और कम हो गई, और ये जो है हम बोल रहे हैं कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम पर, इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, मतलब कि ये उसका एक रीजन था बैकवर्ड होने का। लो पर कैपिटा इनकम, ये चीज भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि उस टाइम पर 20th सेंचुरी में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी, मतलब कि जो हमारा निकला था जीडीपी वो कितना निकला था स्टूडेंट्स, लेस देन 2%, और जो ग्रोथ हम देख रहे थे वो मेयर 0.5% की ग्रोथ देख रहे थे ईयर ऑन ईयर, जो कि काफी कम ग्रोथ थी, राइट। तो ये बहुत ही कम जीडीपी होना, मतलब कि अब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लो है, तो जब प्रोडक्टिविटी लो है स्टूडेंट्स तो इनकम भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी हाई होती तो जो लोग हैं, जो मतलब कि जो कंज्यूम करते हैं उन्हें, तो उससे मनी जनरेट होता और सबके पास में पैसा आता। प्रोडक्टिविटी कम है, लोगों के पास में काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो इन सब की वजह से जो इनकम थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। इनकम जो है वो काफ़ी, जो हमारी जो पूरी कंट्री की इनकम थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम भी जो है एक रीज़न था बैकवर्डनेस का। देन कम्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। उस टाइम पर स्टूडेंट्स ना ही तो कोई ट्रैक्टर्स वगैरह हुआ करते थे, ना ही कोई हार्वेस्टर्स, कल्टीवेटर्स, कुछ भी नहीं होते थे। बिल्कुल ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते थे। बुल्स और वो बुलॉक यूज़ कर कर जो है सोइंग होती थी, वैसे ही हार्वेस्टिंग होती थी। कोई भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ना ही एडवांस्ड हमारे सीड्स हुआ करते थे। जो सीड्स की क्वालिटी होती थी वो भी बहुत ही लो होती थी, ओके। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कभी बढ़ नहीं पाया। ये चीज हमें पता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ 75 to 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता तो ये 85% लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होता, राइट। लेकिन जब एग्रीकल्चर सेक्टर ही बहुत ज़्यादा एनहांस नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया, तो ये जो एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन थी, 85% ऑफ पॉपुलेशन थी, वो उन सब की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो रहा, और जो हमारा बैकवर्डनेस है इकोनॉमी का उसका एक रीजन रहा, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर भी एक वही हो गया। हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है अपनी डेमोग्राफिक कंडीशंस में कि बहुत ही हाई बर्थ रेट्स थे। देखो लिटरेसी तो थी नहीं लोगों के पास में, जो मतलब कि जैसे कि एक फैमिली में बहुत बहुत बच्चे हुआ करते थे, राइट। एक फैमिली में आप देख सकते हो 8 to 10 चिल्ड्रन और इवन मोर देन दैट, है ना। तो अब देखो एक फैमिली के पास में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड को अच्छे से पूरा बड़ा करने के लिए, अच्छे से उसकी पूरी परवरिश करने के लिए, सिर्फ एक चाइल्ड के लिए क्या नहीं थे, इतना अमाउंट नहीं था, इतना मनी नहीं था उनके पास में। लेकिन जब उन्होंने 8-8, 10-10 जो है करके रखे थे, तो अब इसमें कहाँ से लाएं वो, राइट। अब 8-10 बच्चों का पेट कैसे भरे, और 8-10 बच्चों को अच्छे से एक वेल ग्रोन चाइल्ड में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो हाई बर्थ रेट जो था वो भी एक ड्रॉबैक था हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर बर्थ रेट कम होता तो कम पॉपुलेशन होती तो थोड़े सामान में, थोड़ी चीज़ों में जो है सब लोग अच्छे से रह पाते, राइट। अब मान लो एक आप मान लीजिए कोई भी एक गुड है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें 10 बिस्किट्स हैं, तो अगर मुझे शेयर करना है तो अगर 10 लोग होंगे तो मैं अच्छे से शेयर कर लूंगी, सबको एक एक मिल जाएगा। ठीक है 20 लोग हो गए,
तो क्या किया हमने, उसके 2 पार्ट्स कर दिए, हाफ हाफ बिस्किट सबने ले लिया। अब उसी की जगह पे और इंक्रीज कर दो, 30 लोग हो गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, उस हाफ का भी हाफ करना पड़ेगा। ओके, और इंक्रीज करें हम उस प्रोपोर्शन को, 40 हो गए, तो क्या हुआ, उसका भी हाफ करो, कितना बचा, एक पर्सन के पास में कितना आया, इतना सा, एक बहुत ही छोटा हम बोल सकते हैं क्वांटिटी एक पर्सन को मिली होगी। तो क्या वो सफिशिएंट थी, नहीं थी सफिशिएंट। सफिशिएंट तब थी जब मुझे एक बिस्किट मिल रहा था, ठीक है, मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने बोला ओके हाफ बिस्किट में काम चला लेंगे, है ना, तो हमने हाफ बिस्किट तक का कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन 30, 40 और उसका हाफ और उसका हाफ नहीं हो पाएगा, इतने में तो मैं नहीं जो है वो मतलब कि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या हो रहा था, हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, 10 लोगों की परफेक्ट जगह थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट 20 तक गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो और बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, ठीक है, 20 से 30, 40, 50 एंड वी डोंट नो कितनी, तो जो वो बर्थ रेट बहुत ज्यादा थे, तो इसकी वजह से जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं थे कि वो सबको अच्छे से रख पाए। इसकी वजह से भी क्या हुआ, बैकवर्डनेस आती गई। और बर्थ रेट के साथ में क्या हुआ, डेथ रेट भी हाई थे। रीजन, अब जैसे कि देखो, जो हमने अभी बिस्किट वाला जो एग्जाम्पल लिया, जब 30 से 40 लोग हो गए, तो वो जो एक छोटी सी जो पीस मिला था एक बिस्किट का एक एक पर्सन को, वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। ओके, अब ऐसे ही करके हो सकता है कि कभी कुछ भी ना मिले, उतना पीस भी ना मिल पाए, और हो सकता है कभी उतना पीस मिल जाए, उससे कम पीस मिले, तो वो ऑलरेडी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे कर करके मेरी जो अंदर की बॉडी है उस पर वो इफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक दिन डेथ हो जाएगी। तो जब हाई बर्थ रेट थे तो हाई डेथ रेट भी थे। ओके, सो ये भी एक रीजन था बैकवर्डनेस का। सॉरी, देन मास इलिटरेसी, ये चीज हमें पता है कि उस टाइम पर जो हमारी कंट्री थी उसमें हमें बहुत ही हाई लेवल पर इलिटरेसी देखने को मिलती थी। अगर हम आज की डेट में बात करें तो भी हम बोलते हैं कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लिटरेट तो हैं लोग, फिर भी इलिटरेसी भी बहुत है, इलिटरेट बहुत हैं, राइट। तो जब हम आज बोल सकते हैं कि इलिटरेट इतने हैं, तो उस टाइम पर तो इलिटरेट होने ही हैं, राइट। उस टाइम पर सिर्फ कुछ मियर 12 to 18% लोग ऐसे थे, 12 to 16% आई गेस ऐसे थे जो कि लिटरेट हुआ करते थे, ठीक है। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के सिर्फ 12 to 16% लोग थे जो कि लिटरेट हुआ करते थे, उसमें भी फीमेल का प्रोपोर्शन और कम था उसमें। ओके, तो ये बहुत ही कम हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन था लिटरेसी का, और जब लिटरेट नहीं थे लोग तो उसकी वजह से भी जो बैकवर्डनेस है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इलिटरेसी के कारण भी क्या हो रहा था, ये पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। इलिटरेसी के कारण ट्रेडिशनल मेथड्स पर काम किया जा रहा था, बिकॉज लोगों को पता नहीं था ना कि वो एडवांस भी हो सकते हैं। इलिटरेसी के कारण ही लो कैपिटल इनकम थी, क्यों, बिकॉज नहीं पता कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं। इलिटरेसी के कारण ही लो प्रोडक्टिविटी थी, बिकॉज हम कोई भी इनोवेशन नहीं ला पा रहे थे, या जो पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी। तो जो मास इलिटरेसी थी वो भी एक बड़ा रीजन थी किसके लिए, बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए। ओके, सो आई होप कि बैकवर्ड इकोनॉमी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, दैट इज डिप्लीटेड और डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, डिप्रिशिएट हो गई। आई होप कि इस पर्टिकुलर एरो से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ। हमारी इकोनॉमी जो कि यहाँ पर वर्क कर रही थी बिफोर ब्रिटिश रूल, वो और ज़्यादा नीचे चली गई है आफ्टर ब्रिटिश रूल, ठीक है। मतलब कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो ये जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ही, उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी। Okay, so at the time of independence, Indian economy was depleted economy. Depleted economy refers to an economy where no arrangements have been made to replace the physical assets depreciated due to excessive use. ठीक है, अब जैसे कि जो डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कोई भी असेट्स पर होता है कि जब उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं
तो उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब कि डिप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। तो जब आपकी इकोनॉमी डिप्रिशिएट हो रही है तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी। अब क्या हो रहा था कि जो असेट्स थे, जो फिजिकल असेट्स थे, उनका यूज हुए जा रहा है, लेकिन उन पे ना तो कोई मेंटेनेंस किया जा रहा है और ना ही उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, राइट। बिकॉज इतना हम बोल सकते हैं कि ना तो इतनी वेल्थ थी लोगों के पास में और ना ही इतना नॉलेज था कि इसे हमें चेंज भी करना चाहिए। ओके जैसे काम चल रहा था वैसे चला रहे थे, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में ये एक और फीचर था, डिप्लीटेड इकोनॉमी या फिर डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी वाला। ओके So during the Second World War, Indian industries had to work beyond their capacities to meet the increased demand of plant, machinery, equipments, etc. for the war. अब जब वॉर होता है तो उसमें तो हर एक चीज बहुत ज्यादा लगती है, ओके ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए हमें, उसके साथ साथ में जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज है जिनकी हेल्प से वॉर होगा वो भी चाहिए, राइट। तो ये अब क्या हो रहा है कि इनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं तो जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर मशीनरी प्लांट जिससे भी प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट, उसका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, दिन रात उस पर क्या की जा रही है, काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो उसकी वजह से उनकी जो वैल्यू वो क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। और वो जो डिक्रीज वैल्यू मतलब कि जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू है, वो जब सब कुछ सही हो गया तो उसे वापस हमें रिप्लेस भी नहीं किया गया उन्हें। और उस टाइम पर भी ये नहीं सोचा गया कि अगर हम कोई अच्छी मशीनरी लेंगे एकदम अपडेटेड वाली तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, ये चीज़ भी नहीं सोची गई थी। Okay, so however, British rulers did not make any arrangement to replace the depreciated physical assets. ठीक है, as a result, British rulers had left a seriously depleted economy. अब ब्रिटिशर्स ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया कि वो डिप्रिशिएटेड फिजिकल असेट्स को चेंज करें वो, या उन्हें उनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह कर दे ताकि उनकी वैल्यू थोड़ी ठीक हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी वैसी ही रही और डिप्लीटेड रही। तो वो इसलिए भी हम बोलेंगे कि जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें जो इकोनॉमी मिली थी वो कैसी मिली थी, डिप्रिशिएटेड या डिप्लीटेड इकोनॉमी मिली थी। ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, एम्प्यूटेटेड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स से हट के बता रही हूँ आप लोगों को कि एम्प्यूटेटेड का मतलब क्या होता है। एक जो डिक्शनरी मतलब है वो बताती हूँ, ठीक है। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में से किसी भी पार्ट को कट कर कर अलग कर देना, ठीक है। मतलब वो उसके रीजंस होते हैं, कुछ भी रीजंस होते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अगर मैं उसको यहाँ से कट कर दूं, इतना पोर्शन अलग कर दिया, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इम्प्यूट किया। ये जो मेरा हैंड है उसको मैंने इम्प्यूट किया। कोई भी रीज़न होगा इसको कट करने का, रीज़न पर हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका मतलब बता रही हूँ मैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं एक बायोलॉजी के टर्म्स में, डिक्शनरी के टर्म्स में एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी की, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो अभी हम लोगों ने मतलब समझा उसमें से एक वर्ड ले लो, कट करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बॉडी के किसी पार्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बायोलॉजी के टर्म्स में बोले। अब अगर मैं इकोनॉमी के टर्म्स में बोलूँ तो इकोनॉमी में इम्प्यूटेड क्या हो जाएगा, इकोनॉमी को कट करना। अब इकोनॉमी को कट कैसे कर रहे हैं ये समझो। देखो स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स आए है ना, तो हमारी जो इंडिया थी, ये आप लोगों को ही पता है कि इंडिया का जो अभी आप लोग ज्योग्राफिकल एरिया देखते हो वो पहले ऐसा नहीं था। पहले पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, ओके, बांग्लादेश भी यहीं का हुआ करता था, भूटान भी यहीं का था। तो ऐसे जो हैं, जो हमारे आसपास की इकोनॉमी थी वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी। इंडिया का पार्ट इन द सेंस इन सबको मिलाकर एक कंट्री बनती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को, ये सारी कंट्रीज को या इन सारी इकोनॉमिक्स को हमने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें जो इकोनॉमी मिली वो कैसी मिली, एम्प्यूटेड इकोनॉमी मिली। मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जिसको हमने कट कर दिया। ओके, इंडिया पाकिस्तान दो कर दिया हमने, क्या किया इन्हें, हमने कट किया था। ओके, सो आई होप कि आप लोग एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब समझ गए होंगे। So the Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on the basis of religion, caste, language and culture, ठीक है।
ब्रिटिशर्स की कौन सी पॉलिसी थी स्टूडेंट्स? डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज। ये सारी चीजें आप अपनी हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे आपके 9th-10th क्लास में। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो सब कुछ आप लोगों को पता होगा क्या है ये। सो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड करो और फिर रूल करो। जो पूरी कंट्री है उसके डिफरेंट सेक्शंस बना दो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलग कर दो, कल्चर के बेसिस पर अलग कर दो, लैंग्वेजेस के बेसिस पर अलग कर दो। तो डिवाइड करो और फिर उसके बाद में क्या करो? रूल करो, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री वाज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस चीज से तो आप बहुत ही अच्छे से फेमिलियर होगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो है इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट हो गए थे, राइट। तो बस वही चीज कि हमारी इकोनॉमी को क्या किया गया? कट किया गया, ओके, और उसके 2 पार्ट्स कर दिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। Partition of the country virtually disrupted the economy due to problem of rehabilitation of large number of refugees from Pakistan। अब देखो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स बने, तो इसकी वजह से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ या इकोनॉमी क्यों डिस्टर्ब हुई, उसका रीजन क्या था? प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से रेफ्यूजीज आए हमारे कंट्री में, तो उनके लिए हैबिलिटेशन करना, ठीक है, मतलब कि उनको रहने की जगह देना, उनकी पूरी जो है व्यवस्था करना कि वो अच्छे से रह सके, ओके। तो वो एक प्रॉब्लम ही थी, बिकॉज बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, सबको एक प्रॉपर प्लेस, खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड करना थोड़े डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर जूट एंड कॉटन मिल्स एज मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड जूट एरियाज वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये चीज हमें पता है कि कॉटन जूट जो है वो बहुत ज्यादा एज अ रॉ मटेरियल या बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस की जाती थी इंडिया में। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर जूट और कॉटन जो है वो सो की जाती थी, वो किसके अंडर आ गई? वो पाकिस्तान के अंदर आ गई, ठीक है। मतलब कि अब वो पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट थी, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट नहीं थी। तो अब उनकी शॉर्टेज आ गई, उनकी स्कैरसिटी आ गई इंडिया में, बिकॉज अब उन जूट और कॉटन पर किसका कंट्रोल था? पाकिस्तान का कंट्रोल था। इंडिया कुछ नहीं बोल सकती थी, इंडिया ना ही उन्हें बोल सकती थी कि वो यहाँ पे शो करेंगे और वो से यूज करेंगे, ओके। सो इसकी वजह से ये जो है हमारे रॉ मटेरियल्स में भी शॉर्टेज आई, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस हम लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए अपने फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने हर एक डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ लिया, हर एक टॉपिक कवर कर लिया जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में गिवन था। आई होप सो कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और ये सब कुछ पढ़कर आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सॉल्व करने वाले हैं फॉर दिस चैप्टर, ओके। जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं कि हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो बस वही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पूरे क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मतलब कि आपको कुछ 3 या 4 वीडियोस मिलेंगे, उसमें पूरे आपके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट होंगे। एक पार्ट में हम पूरा कवर नहीं करेंगे, ओके। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, ये जो होगा वो हमारा पार्ट 1 होगा। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, इसे जहाँ पर एंड करेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? What was the focus of economic policies persuaded by the colonial government in India
व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज। क्या क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हम बोल सकते हैं कि बहुत ही स्कोरिंग टाइप का क्वेश्चन है। स्कोरिंग जो है स्टूडेंट्स आपका पूरा ये हमारी बुक ही स्कोरिंग है, बिकॉज पूरी थ्योरेटिकल है, आपको पढ़ना है, उसके बाद में अच्छे से समझना है, फिर आप अपने मन से भी जो है लिख सकते हो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो, बिकॉज समझने के बाद में जो आप लिखोगे वो आप सही ही लिखोगे। इफ़ आपने पूरा मगअप किया होगा, आप भूल गए और फिर आपने कहीं इधर उधर से मिक्सअप करके लिख दिया, तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती कि वो सही है या नहीं है। ओके, तो इसलिए माइंड का यूज़ करना, समझ लो और फिर आंसर करो। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका अगर हम एक ब्रीफ में आंसर समझे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या बताना है हमें, फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएड की थी या जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम की थी, वो क्यों फ्रेम की थी, क्या रीजन था, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज फ्रेम की थी वो सारी ऐसी ही थी जिसमें कि उनकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, उनकी इकोनॉमी प्रॉफिटेबल बने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यही होने वाला है, बस इसे एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे और उसके साथ में हमें क्या बताना है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज। ठीक है, इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी बताना। इम्पैक्ट क्या हुआ वैसे स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट भी उसका सिंपल सा हुआ कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन और खराब हो गई, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट हो गई। ओके, तो ये पर्टिकुलर कुछ इम्पैक्ट थे, हमारी इकोनॉमी और बैकवर्ड बन गई। जो जो ड्रॉबैक्स है ना वो सारे इसके इम्पैक्ट में लिख देना। जो जो चीज़ें हमें ऐसे लग रही है ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो सब कुछ क्या ये इस क्वेश्चन में निकाल देना। ठीक है, सब लिख देना, सब कुछ सही है। ओके, तो इसका एक जो सिस्टमैटिक आंसर जो हमें फ्रेम करना है वो कुछ ऐसा होगा, द मेन फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट was to make India a mere supplier of Britain's own flourishing industrial base। क्या था, इंडिया को सप्लायर बना दो, किसके लिए, ब्रिटेन की फ्लरिशिंग, ऑलरेडी जो फ्लरिश कर रही थी, मतलब कि ऑलरेडी जो ग्रो कर रही थी उस इंडस्ट्रियल बेस का। ठीक है, इंडिया को सप्लायर बनाकर क्या फायदा हो रहा था, इंडिया को सप्लायर बनाकर जो रॉ मटेरियल्स थे वो चीप मिल रहे थे ब्रिटेन को, उसकी वजह से वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे और जो गुड्स सेल कर रहे थे वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे थे, बिकॉज उनके जो रॉ मटेरियल्स थे वो एकदम चीप एंड अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। ओके, तो ये जो इंडिया को सप्लायर बनाकर उन्होंने इंडिया को डिपेंडेंट बना दिया ब्रिटेन पर। डिपेंडेंट कैसे बनाया कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाएंगे, वहाँ से फिनिश गुड आएंगे, अगर आपको फिनिश गुड चाहिए तो ब्रिटेन से ही लेने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, हमें उस जो है ब्रिटेन पर, मतलब कि इंडिया को ब्रिटेन पर डिपेंडेंट बना दिया था। ओके, द पॉलिसीज वर कंसर्न्ड मेनली विद द फोर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर होम कंट्री। ठीक है, ये जो पॉलिसीज फ्रेम की गई थी वो किस लिए की गई थी, क्या उसका मेन फोकस था, फोर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर होम कंट्री। ठीक है, उनकी होम कंट्री का एडवांसमेंट हो, उनकी होम कंट्री डेवलप्ड हो, इसलिए ये सारी पॉलिसीज जो है वो अंडरटेक की गई। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर कंप्लीटली इग्नोर्ड। ये चीज भी हमें पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके लिए क्या चीज सही है, इसे कंप्लीटली इग्नोर किया गया। इंडियन जो इकोनॉमी है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उससे ग्रो करने की कोशिश नहीं करवाई, उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश नहीं करवाई। ठीक है, बल्कि क्या किया, इंडिया की कंडीशन को और खराब कर दिया। ओके, तो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कोई भी काम नहीं किया गया बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, such policies brought structural changes in the Indian economy by transforming it to a supplier of raw material and consumer of finished product from Britain। ये बात तो, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ना, इसे अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर लो। ये तो अभी तक हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आप लोगों के माइंड में वो वैसे भी पेस्ट हो चुका होगा
कि जो इंडिया है वो सप्लायर थी रॉ मटेरियल की और वो कंज्यूमर थी फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने टेरिफ पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज का यूज किया था, जिसके थ्रू वो क्या बोलते थे कि फिनिश्ड गुड्स अगर एक्सपोर्ट करेगी इंडिया तो बहुत हेवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए जो फिनिश गुड्स है उसका एक्सपोर्ट जो है वो रुक गया था इंडिया से, कोई भी पर्सन नहीं करता था बिकॉज उसके लिए हेवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो हुआ क्या अल्टीमेटली कि जो इंडिया है वो सिर्फ सप्लायर बन गई रॉ मटेरियल्स की और कंज्यूमर बन गई फिनिश गुड्स की, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जो बहुत ही अच्छे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती थी वो अब रॉ मटेरियल सप्लाई करने लग गई थी और सिर्फ रॉ मटेरियल ही सप्लाई करती थी। ओके, सो ये कुछ हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हमारी कंट्री पर मतलब कि वो किस फोकस से आए थे, क्या क्या फोकस थे स्टूडेंट्स उनके। एक था कि उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना, दूसरा था इंडियन इकोनॉमी को डिपेंडेंट बनाना ब्रिटेन की इकोनॉमी पर, ठीक है। इंडियन रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी इकोनॉमी के लिए यूज करना। ओके, तो ये कुछ हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो हैं फोकस थे या मेन एम था ब्रिटिशर्स का। सबसे मेन एम उसमें यही रखो कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप करना है और इंडिया की इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो उससे आपके जो और भी पॉइंट्स है वो फ्रेम होते चले जाएंगे। ओके, सो द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज आर डिस्कस्ड। अब इसके क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या हुआ, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऑब्वियस सी चीज है कि जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है तो उसकी जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसा रहेगा, लो ही रहेगा, राइट। ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया गया, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया गया और सर्विस सेक्टर की तो बात ही हम भूल जाते हैं। जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के लिए कुछ नहीं है तो सर्विस सेक्टर तो दूर दूर तक कहीं से कहीं तक हमारी पूरी इस पिक्चर में आनी ही नहीं वाली है। तो जो ये पर्टिकुलर जिस मोटिव से आए थे ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स की आने की वजह से हमारी कंट्री ने क्या देखा, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ी है कि जो जीडीपी ग्रोथ थी स्टूडेंट्स उस टाइम पर वो कितनी थी, वो थी हमारी लेस देन 2%। एंड जो ईयर ऑन ईयर हम इंक्रीज देख रहे थे वो भी कितना था, सिर्फ 0.5% का था। तो मतलब कि वैसे ही ऑलरेडी जीडीपी जो था वो बहुत लो था और उसके बाद में जो वो ग्रोथ थी वो भी काफी लो थी। ओके, सो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला था या लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो ब्रिटिशर्स के कारण देखने को मिला हमारी कंट्री में, ठीक है। फिर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडियन एग्रीकल्चर था स्टूडेंट्स, मतलब हम यही बोलते हैं कि उस टाइम पर जो मेन या प्री डोमिनेंस जो सेक्टर जिस पर्टिकुलर सेक्टर ने करके रखा था पूरी कंट्री पर वो कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा 2/3 ऑफ जो है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। मतलब कि कुछ हम बोलेंगे कि हमारा 75 to 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और उसके साथ में क्या हुआ, शिफ्टिंग की गई फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स टू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, ये चीज भी हुई थी। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो लोग डिपेंडेंट थे वो उनकी वेल्थ और कम होती गई, बिकॉज वो कैश क्रॉप तो ग्रो कर रहे थे, उससे उनको ज्यादा अमाउंट मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें अगर फूड चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था, किसी शॉप पर जाकर खरीदना पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद में जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो उसकी स्टेट मतलब उसकी कंडीशन वैसे भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि एकदम ट्रेडिशनल मेथड जो थे वो यूज किए जाते थे फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो अब उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए, वही सेम जो ओल्ड या ट्रेडिशनल हम बोलेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वही यूज किए जाते थे। कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई प्रॉपर फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं थे। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई या फिर बहुत ज़्यादा रेन या फिर बहुत कम रेन आ गई
तो जो पर्टिकुलर हमारी क्रॉप्स थी वो खराब हो जाती थी, उन्हें थोड़ा बहुत भी बचाने के लिए कोई भी काइंड ऑफ मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी ही बैकवर्ड था, और ब्रिटिशर्स की आने की वजह से वो और बैकवर्ड होता गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या लेकर आए थे, जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे। उसमें क्या हुआ था कि एक जो जमींदार होता था वो लगान कलेक्ट करता था, नो मैटर कि क्रॉप हुई या नहीं हुई, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं था, ना ही वो जमींदार को ना ही ब्रिटिशर्स को। अगर जो भी एक प्री डिटरमाइंड डेट होती थी उस पर जमींदार आते थे और वो जो लगान है वो कलेक्ट कर ले जाते थे, ठीक है। अब अगर किसी फार्मर के पास में नहीं भी है तो भी उसे कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर कोई ग्रो भी करना चाहे तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, और वो उसकी जो कंडीशन थी वो और क्या होती जा रही थी, डिटोरिएट होती जा रही थी। तो हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो काफी बैकवर्ड था, और ब्रिटिशर्स के कारण और बैकवर्ड हो गया था, ठीक है। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये चीज भी हमने देखी कि ब्रिटिशर्स की आने की वजह से क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं अब वो वर्क नहीं कर रही है, और न्यू इंडस्ट्रीज भी नहीं सेटअप हो रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था, ओके। उन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेटली टेरिफ पॉलिसीज यूज की थी। उसमें क्या बोला था उन्होंने कि अगर इंडिया रॉ मटेरियल्स को सेल कर रही है बाहर कहीं पर भी, मतलब कि रॉ मटेरियल्स को अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस ऑफ टैक्सेस, उन पर कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और अगर फिनिश गुड्स को वो इंपोर्ट कर रही है तो वो भी फ्री ऑफ टैक्सेस रहेगा, ठीक है। ये दो चीज बोली, उसके साथ में एक और क्या बोला, उसके साथ में एक और क्या बोला कि अगर इंडिया जो है वो फिनिश गुड्स को सेल कर रही है अब्रॉड, मतलब कि अगर फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है तो हेवी ड्यूटी, दैट मींस हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, ओके, हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था वो डिक्रीज हो गया फॉरेन सेक्टर में जाने के लिए, क्योंकि अब जब हेवी टैक्सेस चार्ज करने हैं तो कोई भी हमारा जो प्रोड्यूसर था वो उस चीज के लिए रेडी नहीं था, तो प्रोड्यूसर्स ने क्या बोला कि वो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं फिनिश गुड्स, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे इंडस्ट्री थी उसके दो मार्केट थे, डोमेस्टिक और फॉरेन, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एक इंडस्ट्री के दो मार्केट हो गए, एक हो गया हमारा डोमेस्टिक मार्केट, एक हो गया हमारा फॉरेन मार्केट। अब ये जो पर्टिकुलर टेरिफ पॉलिसी थी इसकी वजह से फॉरेन मार्केट तो कैंसिल हो गया, फॉरेन मार्केट में अब जो है गुड्स जाते नहीं थे, अब बचा सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस डोमेस्टिक मार्केट में कुछ फिनिश गुड्स इंपोर्ट भी किए जाते थे, राइट। कहां से इंपोर्ट किए जाते थे, ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जाते थे। जो रॉ मटेरियल्स हम देते थे तो हमें फिनिश गुड्स भी देते थे वो लोग, ठीक है। अब ये जो फिनिश गुड्स आते थे वो कैसे आते थे, चीप रेट के आते थे, ओके। इनकी जो प्राइस था वो क्या था, चीप था। और अगर इसके कंपैरिजन में हम ये जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही थी वो इसके कंपैरिजन में क्या थे, कॉस्टियर थे। तो अब देखो कोई भी एक जो कंज्यूमर होगा वो कौन से गुड्स को परचेज करेगा, इसे या इसे, ऑब्वियस सी बात है इससे, राइट। मतलब कि आप देखो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनका फॉरेन मार्केट तो खत्म हुआ ही, उसके साथ में डोमेस्टिक मार्केट भी क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, बिकॉज जो कंज्यूमर्स थे वो इससे या जो हमारे इंपोर्टेड गुड्स थे उन्हें ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो अब उतना प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, और बहुत ये जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे और डिक्लाइन होते गया, और जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद भी हो गई, जिससे लग रहा था कि अब बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब कि अब हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप नहीं हो रही है, इनफैक्ट वो क्या हो रही है, वो अब बंद होने लगी है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर।
देन कम्स रिग्रेशन इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में रिग्रेशन आ गया, मतलब कि क्या, फॉरेन ट्रेड में कमी आ गई। अभी हमने वो समझा यहाँ पर कि जो फिक्स्ड जो फाइनल गुड्स हैं वो अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो हेवी ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था स्टूडेंट्स की जो फॉरेन ट्रेड है वो डिक्रीज होने लगा। अब फॉरेन ट्रेड में बेसिकली चल क्या रहा था इंडिया का, इंडिया जो है वो ब्रिटेन को देती थी क्या, रॉ मटेरियल्स, राइट। सिर्फ यही एक फॉरेन ट्रेड बच गया था हमारे लिए, और जो इंडिया है वो ब्रिटेन से क्या लेती थी, फिनिश गुड्स लेती थी। बाकी जो पहले इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे जो कि वर्ल्ड वाइड जाने जाते थे, यही फिनिश गुड्स जो हैं वो अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेल नहीं करती थी बिकॉज ऑफ हेवी ड्यूटीज, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड है उसमें भी कमी आ गई। ये जो पहले इंडिया डिफरेंट जगहों पर सेल करती थी, अब ये सारी जगहें क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म इन दी सेंस क्या हो गई, इंडिया के लिए अब वो पर्टिकुलर डिफरेंट जो कंट्रीज है वो कोई काम की नहीं है, बिकॉज इंडिया वहां पे कुछ सेल ही नहीं कर रही है। तो ये जो है फॉरेन ट्रेड में रिग्रेशन आया, फॉरेन ट्रेड कम हो गया। ओके, सो ये कुछ इम्पैक्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडियन इकोनॉमी पर। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर है, इनमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। वैसे भी ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो एक काइंड ऑफ क्या होते हैं, रिवीजन ही होते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, ये एक काइंड ऑफ रिवीजन ही है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हम बस उसे वापस रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। सो दैट इज, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। स्टूडेंट्स, वी नो कि ब्रिटिशर्स ने कोई खास जो है इंटरेस्ट शो नहीं किया था इंडिया के जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए या इंडिया की पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए थे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, ठीक है। ये सारे नेम्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अब बस वही चीज़ कि इन्हें वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये जो नेम्स हैं वो याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ आपको एक दो तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन थे वो हम देखेंगे इसके आंसर में। So as the British government was never interested in upliftment of our country, so they never took any initiative to measure India's national and per capita income. ठीक है, इस चीज से तो हम बहुत ज्यादा क्या है, फेमिलियर हैं कि ब्रिटिशर्स को कोई भी मतलब नहीं था इंडियन इकोनॉमी से या इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से, सॉरी, ठीक है। तो इसके वजह से उन्होंने कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं किया कि वो चेक करें नेशनल या पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। तो उनके लिए तो ये चीज़ ऐसी थी कि ये फालतू की चीज़ें हैं, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो ब्रिटिशर्स की साइड से ये चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिली कि वो कभी ये चेक कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं। Though some of the economists tried to estimate India's national income and per capita income during the colonial rule, but the results are mixed and conflicting. बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे इन द सेंस डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पर, उन्होंने अपने अपने तरीके से नेशनल और पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब उसमें से जो सारे इकोनॉमिस्ट थे ना, उनके जो आंसर्स थे या उनके जो एस्टिमेशंस थे वो कॉन्फ्लिक्टिंग थे, वो मिक्स्ड अप थे, वो एक दूसरे से क्या हो रहे थे, वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे। तो इसलिए हम एक सही वाले पर पहुंच नहीं पा रहे थे, या हम ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन ज़्यादा सही बोल रहा है या किसके एस्टिमेशन को हम एकदम एक्यूरेट माने। लेकिन फिर भी सारे जितने भी हमारे डिफरेंट एस्टिमेशंस आए थे उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन के एस्टिमेशन को हमने मोस्ट एक्यूरेट माना था, ठीक है। The following are some of the notable economists who were engaged in estimation of national income and per capita income. अब ये कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, विलियम जिग्बे,
फिंडले सिर्रस, VKRV राव एंड RC देसाई। इसमें से जो VKRV राव के जो एस्टिमेशंस थे वो हमने सबसे ज्यादा एक्यूरेट माने थे। ओके, कॉन्फ्लिक्टिंग थे ये पांचों के जो एस्टिमेशंस आए थे वो। जैसे कि कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे हो गए कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि हम एक पर्टिकुलर चीज को लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक प्रोडक्ट के इन्होंने मान लीजिए बोला कि रॉ मटेरियल को हम लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, इन्होंने बोल दिया रॉ मटेरियल नहीं ली हमने अपनी कैलकुलेशन में, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया कि एक बोल रहे हैं लेना है, एक बोल रहे हैं नहीं लेना है, तो फिर कौन सा सही है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इन सब के कॉन्फ्लिक्टिंग से रिजल्ट्स आए थे, एस्टिमेशंस आए थे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि उन्होंने कम से कम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश तो की थी। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें तो लीस्ट इंटरेस्ट था इस चीज को फाइंड आउट करने में, तो उन्होंने फाइंड आउट किया भी नहीं था उसे, ठीक है। सबसे एक्यूरेट हमने किसे माना था? VKRV राव के जो एस्टिमेशंस थे उन्हें। ओके, सो इस क्वेश्चन में समझने लायक तो वैसे कुछ था नहीं, ये कुछ 5 नेम्स हैं जो याद रखने हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है हमारा? व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के क्या रीजंस थे? नाउ आई होप कि आप लोगों को पता है कि क्या रीजंस थे। जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिग्रेड होता गया। ओके, बस वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वापस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। आई होप सो कि आप लोगों को याद होंगी। वो याद अगर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पता है आपको तो चलो कोई बात नहीं, समझ लो, अभी समझ लो कि क्या पर्टिकुलर रीजंस थे या क्या पर्टिकुलर कॉजेस थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर था हमारा वो स्टैग्नेंट हो गया था या उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई थी। ओके, Under the colonial rule, India was basically an agrarian economy employing nearly 85% of its population. बहुत ही familiar fact है ये हमसे, right? कि 85% of population जो है, nearly 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीगेन इकोनॉमी या हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बेस्ड थी, ठीक है, उस पर ही क्या थी, डिपेंडेंट थी। नेवरदीलेस द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मीगर। जो ग्रोथ थी वो कैसी थी? बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है। जो एक एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं थी, बहुत ही मीयर हम ग्रोथ देख पाए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब उसके रीजंस क्या थे वो हम समझते हैं। So the following are the causes explaining stagnancy in Indian agriculture sector during the colonial rule, ठीक है। अब क्या रीजंस थे? इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, राइट, कि जो लगान पे करना पड़ता था हर एक फार्मर को। अब देखो किसी भी फार्मर की जो क्रॉप है वो ग्रो हो या ना हो, जो लगान है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो जमींदार थे स्टूडेंट्स वो लोग आते थे, एक जो उनकी एक प्री डिटरमाइंड डेट होती थी उस पर आते थे और लगान कलेक्ट कर ले जाते थे। जमींदार किसी को भी नहीं छोड़ते थे। रीजन, बिकॉज जमींदार को आंसर करना पड़ेगा आगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और अगर जमींदार ने जो ये पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस है ये अच्छे से कंप्लीट नहीं की तो जमींदार के जो क्या पावर दी जाती थी वो छीन ली जाती थी उनसे, राइट। तो इसलिए जमींदार जो है वो कहीं से कहीं तक जो है फार्मर्स को नहीं छोड़ते थे। भले ही एक फार्मर की कंडीशन ना हो कि वो पे कर सके, लेकिन फिर भी जो जमींदार थे वो नहीं छोड़ते थे फार्मर्स को, ठीक है। आपके पास में हो मनी या ना हो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्या थे, एक कंसेप्ट चलता था कि बस ये लेना है मतलब लेना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब होने लगी, ठीक है। जिसकी अब क्रॉप होना या नहीं होना ये किस पर डिपेंड करता है? वेदर पर डिपेंड करता है।
तो अब भाई क्रॉप अगर वेदर खराब हुआ, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर बारिश हुई ही नहीं, तो जो क्रॉप है वो अच्छे से जो है ग्रो करने वाली है नहीं, और इसकी वजह से जब क्रॉप ही ग्रो नहीं करेगी तो उसे सेल कर कर मनी कैसे जनरेट किया जाए, इनकम कैसे जनरेट हो। तो ये एक बिग प्रॉब्लम थी या डिफ़िकल्टी थी, और ये जो है वहाँ जो उस टाइम के हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें ये फेस करनी पड़ती थी। अगर हम आज बोलें तो एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स फ्री है, ओके, एग्रीकल्चर जो रहता है वो टैक्स फ्री है आज की डेट में, लेकिन देखो उस टाइम पर क्या करना पड़ता था, लगान क्या है, एक टाइप ऑफ टैक्स ही था कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक रीजन था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट क्यों थी। अब ग्रो करे कैसे, जब लोगों के पास में मीन्स ही नहीं है कि वो कोई भी जो डिफरेंट अगर कोई एडवांसमेंट हो रहा है तो उसे अपने जो पूरी प्रोसेस है उसमें इंक्लूड कर सके, राइट। तो जब उनके पास में उतने मीन्स ही नहीं है तो वो चीज़ होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए ये एक रीज़न बनता है हमारी स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का। ओके, फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन। जो कमर्शलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बहुत बार समझाया है, आई होप कि अभी तक तो आप लोगों को पता है कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कमर्शलाइजेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कमर्शलाइजेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि सेलिंग पर्पस के लिए की गई हो। मतलब कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट को आप जो हो बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ताकि आप उसे सेल कर सको। अब फार्मिंग में क्या कमर्शलाइजेशन हुआ था, यहाँ पर कौन सा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी कैश क्रॉप्स, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस की, कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू क्या किया, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप तक फार्मर्स को शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम फोर्सफुल ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं आपको कैश क्रॉप ही शो करना है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। कैसे अट्रैक्ट किया था ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को, तो उन्होंने अट्रैक्ट किया था विद द यूज ऑफ हाई प्राइजेस, ठीक है। उन्होंने कैश क्रॉप्स के लिए हाई प्राइजेस रखे थे, और हाई प्राइजेस मतलब कि अगर आप कैश क्रॉप सेल कर रहे हो तो उस पर आपको हाई प्राइजेस मिलेंगे। फूड क्रॉप से वैसे भी जो फार्मर्स थे वो लोग ज़्यादा कुछ अर्न कर नहीं पाते थे, ना ही कुछ वो सेव कर पाते थे, और उनकी नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही थी। तो जब वो हाई प्राइजेस वाला जो कंसेप्ट था उसने अट्रैक्ट किया फार्मर्स को, और फार्मर्स जो हैं वो फूड क्रॉप से कहाँ शिफ्ट हो गए, कैश क्रॉप पर। अब इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो कैश क्रॉप था ये एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी वो, तो ये रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल को क्या कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया। ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है फिनिश गुड्स को, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स को कर दिया एक्सपोर्ट। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर चले गए तो क्या हुआ, ये हुआ कि अब जो जिन लोगों के पास में वैसे ही कुछ था नहीं, मतलब कि जिनकी इनकम वैसे ही बहुत कम थी, अब अगर वो भी कैश क्रॉप पर चले गए तो उनको फूड क्रॉप के लिए भी तो पे करना पड़ेगा, फूड क्रॉप को परचेज तो करनी पड़ेगी, मतलब कि फूड परचेज करना पड़ेगा, तो वो किसी शॉप पर जाकर परचेज करेंगे। अब इसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा मनी, ओके। अब इतना कोई मनी बचता नहीं था, इसके हेल्प से भी कैश क्रॉप से भी कोई इतना मनी नहीं बचता था कि वो जाकर फूड क्रॉप भी खरीद लें और जो दूसरे उनकी नेसेसिटीज है वो भी पूरी कर दे। तो इसकी वजह से भी जो फार्मर्स की हालत थी वो और डिग्रेड होती गई, और फार्मर्स की हालत डिग्रेड हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं, डिक्लाइन देख रहे हैं, ओके। सो ये जो फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन था वो हमारा एक और रीजन था किस चीज के लिए, स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ओके। फिर आता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज। नाउ स्टूडेंट्स उस टाइम पर इरिगेशन फैसिलिटीज कोई बहुत अच्छी थी नहीं, बहुत अच्छी क्या मैं बोलूं कि कुछ भी नहीं थी। आज की डेट में अगर आप इरिगेशन फैसिलिटीज देखो तो काफी इंप्रूवमेंट है, ओके। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग थोड़े बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर के जो टर्म्स अगर उन्हें जानते होगे, तो एक वर्ड आता है नहर,
ओके अगर मैं हिंदी में बताऊं तो क्या वर्ड आता है, नहर। नहर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर आता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, मतलब कि जो डैम्स में स्टोर कर कर रखते हैं वो पानी छोड़ा जाता है ताकि सारे फार्मर्स, दैट मीन्स सारे फार्म्स के पास में पहुंच सके, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होती है। जरूरी नहीं है ना कि बारिश एकदम आ ही जाए, और बारिश के अलावा दूसरे सीजन्स में भी तो जो क्रॉप्स है वो सो की जाती है, तो उनको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी की तो रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कोई कोई सी क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें कम पानी चाहिए, कोई कोई सी ऐसी होती है जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन पानी तो चाहिए ही। अगर आप एक छोटा सा प्लांट भी सो कर रहे हो, अगर आप एक छोटा सा प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो उसे भी आपको पानी देना पड़ता है, राइट। तो वो क्रॉप्स को भी क्या है, वो भी तो प्लांट ही है, तो उसे क्या देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। अब सबके पास में, सबके फार्म्स में एकदम सेल्फ सफिशिएंट वाटर हो ये चीज तो जरूरी नहीं है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो नहर जो है नहर का पानी देती है ताकि जो सारे फार्म्स हैं उनमें इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन प्रॉपरली हो पाए, ठीक है। तो आज वो चीज है, लेकिन उस टाइम पर वो चीज नहीं थी। आज स्टूडेंट्स इसके अपार्ट अगर हम देखें तो इरिगेशन में हमें और क्या देखने को मिलता है, तो बोरवेल्स होते हैं, राइट। बोर करवा लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिच वेल्दी फार्मर्स होते हैं, या जो ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बोर करवा लेते हैं उनके फार्म में ताकि जो पानी है वो मिल सके, वाटर की स्कैरसिटी ना आए। तो वो जो बोर करवाया उन्होंने, उसके थ्रू भी जो सारी उनकी क्रॉप है उसे वो अच्छे से वाटर दे सके, ठीक है। तो अब देखो ये जो आज के टाइम में हम ये फैसिलिटीज देख रहे हैं, क्या उस टाइम पर ये बोरवेल वाली फैसिलिटी होती थी क्या? पहले तो स्टूडेंट्स क्या चलता था, वेल चलते थे, राइट। अगर पानी चाहिए तो हम वो ऐसी वाली जो पूरी वो रोप को खींच कर और बकेट में पानी भरते थे और फिर उसे दूसरे बकेट में लेते थे, फिर वापस उस बकेट को डालो वेल के अंदर, फिर वापस उसे जो है पूरा खींचो और फिर लेकर आओ, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती थी। आज की डेट में वेल देखने के लिए कम मिलते हैं, ओके लेकिन तब क्या था, वेल होते थे तो वो उससे भरा जाता था। अब उस टाइम पर कोई बोरवेल नहीं हुआ करते थे, और ना ही ये जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो फैसिलिटी भी नहीं होती थी। तो पानी कहाँ से मिले? क्रॉप्स को अगर हमें ग्रो करना है तो पानी तो देना पड़ेगा, तो पानी कहाँ से मिले स्टूडेंट्स? उसकी फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लेवल ऑफ वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो जो क्रॉप्स है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी थी, जो कि बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी उस टाइम पर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो क्रॉप्स है वो ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती थी, एंड जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी नहीं होते थे। आज अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स है हमारे पास में, ठीक है। अगर देखो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती है वो गलने लगती है, ओके मतलब कि उनकी जो क्वालिटी वो खराब होने लगती है, वो जितना रिटर्न दे सकती थी उतना रिटर्न नहीं देती, ठीक है। बारिश अगर ज्यादा हो गई तो और भी डिफरेंट क्या होते हैं उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, अगर जिस लेवल की चाहिए उससे ज्यादा हो जाए तो। उसके अलावा भी स्टूडेंट्स कोई बीमारी लग जाती है, मतलब कि कोई इंसेक्ट्स जो हैं वो उन पर अगर अटैक कर लें तो इंसेक्ट्स भी इजीली छोड़ते नहीं है फिर। तो इन सारी चीज़ों के लिए आज के डेट में तो आ गए फर्टिलाइजर्स। क्या फर्टिलाइजर फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड जिनका यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो क्रॉप्स हैं वो सारी डिजीजेस से दूर रह सके, ओके। हमारी बॉडी में कोई डिजीज होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, हम टैबलेट्स लेते हैं, राइट। वैसे ही वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो क्रॉप के क्या है, मेडिसिन है। तो अगर उन्हें कोई भी डिजीज होती है तो डिफरेंट चीजें आज की डेट में यूज की जा सकती है, लेकिन उस टाइम पर ये फैसिलिटी भी नहीं थी। बट ये सारी जो डिसीजेज है ये तो थी, राइट। तो इसकी वजह से भी जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता था, और जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो स्टैग्नेंट थी, वो बहुत ही स्लो थी, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस थे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्टैग्नेंट होने के, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स और ये जो आंसर था वो, एंड आई होप सो कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2, जो कि स्टार्ट होगा
हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। ये कौन से चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं? तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 हमने इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आई होप कि उतने क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम अपने पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड पार्ट 2 हमारा लास्ट पार्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद में भी हमारे 2 पार्ट्स आएंगे जिसमें हमने अपने सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग अपने 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Name some modern industries which were in operation in our country at the time of independence। क्या बताना है स्टूडेंट्स? हमें कुछ नेम्स बताने हैं। किसके? कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऑपरेट कर रही थी हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज हमें बतानी है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी थी नहीं पता आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। और काफ़ी ये एक काइंड ऑफ हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाने वाला क्वेश्चन है कि इससे हमें पता चलेगा कि अच्छा उस टाइम पर कौन कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी और कौन कौन सी वर्क करने लगी थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। The second half of the 19th century witnessed the emergence of modern industries। कब emergence देखा हम लोगों ने? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो एमर्ज होने लगी। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज से हम क्या मतलब बताना चाहते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडस्ट्रीज से हम सिंपल इतना बताना चाहते हैं कि जो न्यू इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप होने लगी, जो ब्रिटिश रूल के मतलब कि ब्रिटिशर्स के रूल के अलावा जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होने लगी, जिसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, So at the initial stage, development was confined to setting up of cotton and jute textile mills। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे मतलब कि जब मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट होने लगी थी, उस टाइम पर जो हमारा ये सेटअप था या जो हमारी ग्रोथ थी, डेवलपमेंट था, वो कहाँ कन्फाइंड था या वो किस पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर देखने को मिल रहा था हमें? तो वो हमें कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स के पास ही देखने को मिल रहा था। मतलब कि कॉटन और जूट में ही हम देख रहे थे कि उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री थी वो कॉटन और जूट में काफ़ी रिच भी थी, तो स्टार्टिंग जो है वहीं से की गई कि ठीक है हम इनकी टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज द हब फॉर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स while were mainly dominated by the Indians, whereas the jute industries were mainly concentrated in Bengal and were dominated by the British। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ पर देखने को मिली हमें ज़्यादा? महाराष्ट्र और गुजरात में। और जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी जो महाराष्ट्र और गुजरात में हमें जो देखने को मिली या महाराष्ट्र और गुजरात में जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, वहाँ पर इंडियंस का रूल ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज थी ये इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, और वहीं जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो हमें बंगाल में देखने को मिली ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वहीं पर हुआ, मेनली से हम क्या बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रपोर्शन है वो हमें उन पर्टिकुलर जगहों पर मिला। तो जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ पे थी? बंगाल में थी। और कौन डोमिनेट कर रहा था इन्हें डोमिनेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, मतलब कि जूट इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स चला रहे थे और जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो इंडियंस चला रहे थे। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। इसमें स्टूडेंट्स समझना कम है और जो फैक्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा देखना है कि अच्छा ऐसा हुआ। ठीक है, in the beginning of the 20th century, iron and steel industries also started emerging gradually. It was incorporated in 1907. अब 19th सेंचुरी का जो हाफ 19th सेंचुरी था वो खत्म हुआ, 20th सेंचुरी में हम आए, तो यहाँ पर हमने कॉटन और जूट के अलावा क्या देखा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखे। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपने सुनी होगी, टिस्को। ओके,
तो ये जो है ये हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मूव था हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री थी जो कि टाटाज ने स्टार्ट की थी, वो सबसे हम बोल सकते हैं कि वो सबसे स्टार्टिंग वाली थी आयरन एंड स्टील के टर्म्स में। ओके, और कब इनकॉर्पोरेट हुई थी भाई हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कब स्टार्ट होना या कब इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी, तो वो 1907 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, some other industries that were operating at a smaller scale during the British era was sugar industries, cement industry and paper industry। ठीक है, अब इनके अलावा जूट, कॉटन, आयरन एंड स्टील के अलावा कुछ शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज देखने को मिली थी हमें किस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। देखो हम ये जो बात कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी इंडिपेंडेंस मिला नहीं है, जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद में ब्रिटिशर का रूल खत्म हुआ। ठीक है, उसके पहले तो हम यही मानते हैं कि ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमें, तो उसके पहले ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी एंड इवन वर्क करने लगी थी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये ब्रिटिश रूल के अंदर वर्क कर रही थी। ओके, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में फैक्ट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर समझने वाली चीज़ें कम है, एंड आई होप कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आप लोग याद रखोगे। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th। What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization affected by the British in pre-independent India? क्या वर्ड आया यहाँ पे, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे का मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का, हमें ये बताना है। ठीक है, किस पर्टिकुलर मोटिव के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी कंट्री में डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए। बहुत ही सिंपल सा है स्टूडेंट्स इसका आंसर। देखो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड इवन एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आई गेस कि अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। पहला क्या हो जाएगा कि जो हमारी कंट्री है उसे सप्लायर बनाना रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, एक सोलली वो हमारी जो इंडिया थी, हमारी जो कंट्री है, उसे वो रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बनाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो किस पर डिपेंडेंट रहे, ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे उनके फाइनल गुड्स के कंजम्पशन के लिए। तो वो जो है पूरा जो हमारा मार्केट है वो फाइनल गुड्स का मार्केट बनाना चाहते थे कि जो बाहर से आ रहे हैं फाइनल गुड्स वही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं और वही यहाँ पर ट्रेड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ उनके टू फोल्ड मोटिव्स थे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के। ओके, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी या जो कंडीशन थी आई शुड से, वो काफी डिक्लाइन हो चुकी थी। ओके, so the following are the twofold motives behind the systematic deindustrialization affected by the British, making India a supplier of raw materials। और सप्लायर बनाना क्यों रॉ मटेरियल्स का, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ से इंडिया से उन्हें जो रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे वो किस रेट पर मिल रहे थे, चीप प्राइस पर मिल रहे थे या चीप रेट पर मिल रहे थे। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या था, एक प्रॉफिटेबल चीज थी। उसके बाद में इंडिया जो थी स्टूडेंट्स, उसके वो रॉ मटेरियल्स में रिच थी। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज थे, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज थे जो आपको इंडिया में प्योर चीज़ें मिलती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो और उसके साथ में इंडिया में काफ़ी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल थे जो कि यूज़ आते हैं और भी फर्दर प्रोडक्शन में। तो इनकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन जाए। रीज़न ये हमने बता ही दिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स, ये जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ पर जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें वो प्रोसेस किए जाते थे और जो फाइनल गुड्स हैं उनमें कन्वर्ट किए जाते थे। अब फाइनल गुड्स की जो प्राइजेस रखते थे वो इस चीप प्राइस से काफ़ी ऊपर होती थी, उसकी वजह से वो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते थे और उनकी इकोनॉमी को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवा सकते थे। ठीक है,
तो ये कुछ रीजंस थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये इंडिया को सप्लायर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल के, ठीक है। The main motive of the British government was to make India a mere supplier of cheap raw materials to feed its own flourishing industrial base, ठीक है। क्या किस चीज का सप्लायर बनाना है? चीप रॉ मटेरियल का, ओके। ऑब्वियस सी बात है कि चलो जो ब्रिटिशर्स हैं वो रूल कर रहे हैं इंडिया पे, ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स के लिए मनी पे कर रहे हैं, लेकिन वो उनका फायदा देखेंगे, वो बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे, ओके। एंड आप लोगों को पता है इंडिया में इतनी इलिटरेसी थी कि लोगों को पता ही नहीं था, जो लोग थे उन्हें इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, उन्हें इजीली यूज किया जा सकता था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि उनके रॉ मटेरियल्स की वैल्यू कितनी है। उन्हें जितना अमाउंट मिल जाता था वो उसी में क्या बोलते थे कि चलो ठीक है इतना मिल गया हमें, ओके। वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते थे कि क्यों या क्यों नहीं, और अगर वो क्वेश्चन करना भी चाहे तो वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो क्वेश्चन करें, बिकॉज ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे और वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। वो सीधे फिर क्या आते थे, वही मारा कुटाई और मार दिया भाई, डेथ कर दी, बात ही खत्म हो जाती है, राइट। तो इसलिए कोई भी ना ब्रिटिशर्स से पंगे नहीं लेना चाहता था, ठीक है, आप जितने में ले रहे हो उतने में ही ले लीजिए, राइट। तो उन्हें चीप रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे जो कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही यूजफुल थे, ओके। और जो सेकेंड रीजन था वो क्या था? मेकिंग इंडिया अ मार्केट ऑफ फॉर फिनिश गुड्स, ठीक है। अब इंडिया को फिनिश गुड्स का मार्केट बनाना, इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा ब्रिटेन पर। इंडिया जो है अगर उससे अपनी जो लोग हैं, मतलब कि जो उसके सिटीजन्स हैं, अगर उनकी सारे नेसेसिटीज को पूरा करना है तो उसे ब्रिटेन से गुड्स लेने पड़ेंगे। तो इंडिया बेसिकली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा ब्रिटेन पर, और जब वो डिपेंडेंट हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स और ज्यादा अच्छे से इंडिया पर रूल कर पाएंगे, ओके। So another important objective of the British government was to use India as a virgin market to sell the finished goods produced by the British industries, ठीक है, कि वो क्या चाहते थे कि जो इंडियन मार्केट है उसे वो यूज करे, कैसे, जो फिनिश गुड्स बनाए गए ब्रिटेन में वो यहाँ पर सेल कर कर, ठीक है, मतलब कि यहाँ के लोगों को उनका कंज्यूमर बनाना, ओके। सो ये दो रीजंस थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटिशर्स ने क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो ये दो रीजंस थे एंड आई होप कि ये दोनों रीजंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined अंडर द ब्रिटिश रूल, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो क्या क्वेश्चन है कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो क्या की गई, रूइन की गई ब्रिटिश रूल में, ठीक है। क्या आप एग्री करते हो इससे? आई होप कि आप सभी के आंसर्स यस ही आए होंगे, और वो यस तभी आएंगे जब आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, ओके। तो यस वी एग्री कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे वो रूइन किए गए, ठीक है। कैसे किए गए स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पर एन नंबर ऑफ रीजंस थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज अप्लाई की, जिसकी वजह से जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड नोन थे वो अब हम वर्ल्ड में सेल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हाई ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी अगर एक्सपोर्ट किया तो, ओके। उसके बाद में क्या हुआ कि अब जब लोग उसे सेल ही नहीं कर रहे हैं तो वो फॉरेन मार्केट तो गया, उसके बाद में जो डोमेस्टिक मार्केट था वो भी खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हुआ? बिकॉज ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे वो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड के कंपैरिजन में क्या थे, चीप थे। तो जो लोकल पब्लिक थी वो क्या प्रेफर करेगी, चीप वाले प्रेफर करेगी। तो जो लोकल पब्लिक है वो उन जो ब्रिटेन के जो गुड्स आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रही थी एज कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक गुड्स। तो इसकी वजह से भी जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई, ओके। सो यस ये बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिश रूल के कारण जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो इंडस्ट्री पूरी डिक्लाइन हो गई थी, ओके।
So yes, we do agree with the above statement that the traditional handicrafts industry were ruined under the British times. The following are the reasons in favor of the statement. अब क्या reasons हैं? Discriminatory tariff policies. डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज में क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको शायद 3 से 4 बार तो बता चुकी हूँ. अगर आप लोगों को पता होगा, मतलब आप लोगों ने अगर सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज क्या होती है. और जिसने नहीं देखे हैं उसके लिए मैं वापस बता देती हूँ कि क्या होती है. स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट एंड फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट, ये क्या होंगे? ये होंगे टैक्स फ्री. ठीक है, और ये भी कहाँ कर रहे हैं? रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन, और जो फिनिश गुड्स हैं उन्हें कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? हम ब्रिटेन से ही कर रहे हैं. तो ये टैक्स फ्री होगा. ओके, इन पर कोई टैक्सेस चार्ज नहीं किए जाएंगे. लेकिन अगर इंडिया ने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो इस पर हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे. ठीक है, क्या होगा? इस पर हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे. तो इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स थे वो एक्सपोर्ट करने से बचना चाहते थे. ठीक है, मतलब कि अब जो है ये हेवी टैक्सेस ने एक्सपोर्टर्स को डिस्करेज किया एक्सपोर्ट करने से. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन सेक्टर में, जो फॉरेन मार्केट में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, और फॉरेन मार्केट में जो है हम अपने गुड्स को नहीं भेज रहे हैं. ओके, एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस और वेल नोन हैंडीक्राफ्ट था उस टाइम पर पूरी वर्ल्ड में. ठीक है, तो अब हमारी जो बाहर अच्छी खासी डिमांड हुआ करती थी हैंडीक्राफ्ट्स की वो नहीं होगी. नहीं, वो तो होगी लेकिन हम जो है वहां पर गुड्स नहीं भेज रहे. तो अब जो फॉरेन मार्केट में जितने भी यूनिट्स ऑफ गुड्स आप बेचते होगे वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी जो है वो सबसे बड़ा रीजन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को र्यून करने में ब्रिटिश टाइम्स में. ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है हमारा? ये सबसे बड़ा रीजन है. और ये ब्रिटिशर्स ने क्यों किया स्टूडेंट्स? बिकॉज ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया की वैल्यू रहे इस पूरी वर्ल्ड में. ठीक है, वो ये चाहते थे कि इंडिया पर सिर्फ वही रूल करे. अगर ये चीज चलती रहती तो क्या होता कि इसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो वेल्दी बनते जाते. ठीक है, उनके पास में वेल्थ आती जाती, और वो अगर पावरफुल हो जाते तो वो ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते थे? चैलेंज कर सकते थे. इंडियंस पावरफुल नहीं थे, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर रूल कर पाए. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो दूसरी कंट्रीज है वो भी हेल्प करने लगती इंडिया की, इंडियंस खुद पावरफुल बनने लगते. तो ये एक थ्रेट था ब्रिटिशर्स के लिए, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो रूल करे इंडिया पे. ठीक है, वो सोलली रूल करे इंडिया पे, इंडिया जो है वो उनके कंट्रोल में रहे हमेशा. इसलिए वो कुछ ऐसी डिफरेंट पॉलिसीज लाते रहते थे. ठीक है, तो उनमें से एक ये थी डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी. ओके, सो ये एक बड़ा, या ये एक हम बोल सकते हैं बहुत ही सही रीजन है इस पर्टिकुलर आंसर के लिए. ठीक है, और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड ब्रिटेन गुड्स. अब जो मशीन से मेड ब्रिटेन गुड्स, जो ब्रिटेन भूल जाओ, जो मशीन से मेड गुड्स होंगे स्टूडेंट्स उनमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो ज़्यादा हम बोल सकते हैं उनमें हम ज़्यादा इनोवेशन कर पाएंगे. राइट, और वो ज़्यादा जल्दी बनेंगे एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स. हैंडमेड गुड्स में हो सकता है कि एकदम प्रॉपरली फिनिशिंग ना ही हो. ठीक है, उसके बाद में हो सकता है वो थोड़े वीक हो, थोड़ा सा ऐसे करने पर हो सकता है कोई कपड़ा फट जाए, हैंडमेड हो अगर वो. तो वही चीज़ अगर मशीन से बनाओगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा. तो मशीन जो ब्रिटेन था वो तो भाई उनके पास तो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज थी ना, उनकी इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, तो उनके पास तो टेक्नोलॉजीज थी, उनके पास तो मशीनरीज थी, तो वो मशीन से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पा रहे थे.
तो अब कोई भी एक कंज्यूमर किसे परचेज करना चाहेगा, एक अच्छे प्रोडक्ट को या एक थोड़े से कम अच्छे प्रोडक्ट को? सिंपल सी चीज़ है, एक जो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, राइट, जिसमें हर एक फीचर ज़्यादा बेटर होगा, वही गुड हम क्या करेंगे, परचेज करना चाहेंगे। सो हमारे जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो compete नहीं कर पा रहे थे किसके साथ में, ब्रिटेन मेड मशीनरी गुड्स से, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते गई, और वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो पूरी नेग्लिजिबल टर्म्स में आ गई, या फिर हम बोले कि एकदम उसमें जो ग्रोथ है वो रुक गई, और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या करने लगी, मार्केट से एग्जिट होने लगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हमारी स्टेटमेंट को सही बता रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि यस हम एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये कुछ हमारे 2 रीजंस थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What objectives did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए ब्रिटिशर्स, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारी जो चीज़ें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, फिजिकल एसेट्स हो गए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लाए थे, जो हमने अपना लेक्चर पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया में। तो वो क्या क्या थे स्टूडेंट्स, एक रिकैप ले लें सबसे पहले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे हमारे पास में रोड, रेलवेज, ओके, कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज आई थी, एंड वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, राइट। आई होप कि आप सब कुछ ये रिकॉल कर पा रहे हैं। सो रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे स्टूडेंट्स, ये क्या इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए लाए थे? क्या रीजन था? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनको डेवलप करना या इनको स्टैब्लिश करना इंडिया में, उसका क्या रीजन था ब्रिटिशर्स का? तो वी नो कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में हो, ओके। ब्रिटिशर्स ने, हाँ, अनइंटेंशनली अगर वो इंडिया के लिए अच्छा हो तो वो बात अलग है, लेकिन इंटेंशनली ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई भी पर्टिकुलर वर्क या ऐसा कोई भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं किया जो कि इंडिया के लिए अच्छा हो, राइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वी नो कि ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ब्रिटिश के इसको डेवलप करने के लिए? तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? वो उनका खुद का इंटरेस्ट जो है उसके लिए उन्होंने किया, उनके खुद के जो हम बोल दें कि उनके जो खुद की नेसेसिटीज थी, उनका खुद का जो काम था वो पूरा करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था इंडिया में, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिस्टमैटिक मैनर में लिखना है ताकि एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सके हम, या फिर एक अच्छा सा आंसर हम दे सके एक चेकर को, ठीक है। So one cannot deny the fact that under the British rule there was significant change in infrastructure development in the country. बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे भाई, हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही सही चीज भी हुई थी, ठीक है। अगर लॉन्ग रन में देखें तो आज जो रोड बनी हुई है वो स्टार्ट तो ब्रिटिशर्स ने की थी, आइडिया तो वहीं से आया था कि हाँ अपन अब ऐसे रोड बना सकते हैं। ब्रिटिशर्स आए उसके पहले तो किसी ने इंडिया में रोड्स नहीं बनाई, राइट। तो आइडिया तो उन्होंने ही दिया था, ठीक है। आज हमने वो बहुत डेवलप कर लिया है, आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा था या वो अच्छा मूव था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए नहीं किया, उनके पर्पसेस को सर्व करने के लिए किया था, right? So, but the bona fide motive of British behind the infrastructure development was only to serve their own colonial interest, ठीक है। क्या पर्टिकुलर रीजन था इसके पीछे? उनका खुद का इंटरेस्ट सर्व करना था।
हमारे लिए नहीं, उन्होंने उनके खुद के लिए ये पर्टिकुलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, ठीक है। There was a infrastructure development in the fields of transport and communication। बिल्कुल, ये जो अभी हमने चारों देखे वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में ही थे। एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेलवेज, ये किसके लिए आ गए? ये आ गए हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड जो कम्युनिकेशन वाला था उसमें क्या आता है? अपना टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। सो द रोड्स सर्व द पर्पस ऑफ facilitating transportation of raw material from different parts of the country to ports, and ports were developed for easy and fast exports to and imports from Britain, ठीक है। अब रोड्स बनाई किसके लिए? हमारे लिए नहीं, खुद के लिए। उन्होंने खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए रोड्स बनाई, ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट करवा सके। अब ऐसा होता है ना कि भाई उन्होंने जो पोर्ट्स बनाए, वाटर और एयर दोनों के लिए जो उन्होंने पोर्ट्स बनाए, वो हर एक जगह पर तो होंगे नहीं, ओके लेकिन रॉ मटेरियल्स तो ऐसे हो सकते हैं वो वैसी जगहों से लाना हो में, या वो उन एरियाज से लाना हो जहां पर ये पोर्ट्स अवेलेबल ही ना हो, राइट। तो क्या करेंगे? वो रोड्स के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू इन रॉ मटेरियल्स को उस प्लेस तक, कहां तक लाया जाएगा? पोर्ट्स तक लाया जाएगा, और पोर्ट से वो एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सके, या फिर इंपोर्ट हुआ जो प्रोडक्ट है वो सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है। तो रोड्स का मोटिव हमें समझ में आ गया कि रोड क्यों कंस्ट्रक्ट की गई, ओके। Similarly, railway were introduced and developed for the transportation of finished goods of British industries to the interiors of India। देखो, रेलवेज एंड रोड्स को हम थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि वो इंटरचेंजेबली यूज कर लो उसे, ठीक है। कैसे? रेलवेज जो है स्टूडेंट्स, उनका भी वही काम कि हर एक जगह पर जो है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, तो ये जो पर्टिकुलर गुड्स हैं या रॉ मटेरियल्स है, अगर उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जो पोर्ट्स हैं वहाँ से डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट जगहों पे, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? रेलवे या रोड्स का। अब रेलवे और रोड में डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आपको मान लो हम दो ले लें, कोई भी स्टेट ले लीजिए, एक ले लिया हमने केरला, ओके, और एक ले लेते हैं हम अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, ये दो ले लिए हमने। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे केरला से कोई भी चीज मध्य प्रदेश में भेजनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? रेलवेज का यूज करूंगी। यहां पर अगर मैं रोड का यूज कर रही हूं तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा, राइट। तो मैं किसका यूज करूंगी? रेलवे का यूज करूंगी। अभी आप यही मानो कि रेलवे और रोड दो ही हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्टेशन मत लेके आना कि मैम हम जो है ना रेलवे भी क्यों यूज करें, हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे, वो चीज भी नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने माना कि रेलवे से हम जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मुझे केरला के कुछ डिफरेंट जगहों पर कोई गुड्स को भेजना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि केरला के अंदर जो एक डिफरेंट विलेज, टाउन, सिटी जो होंगे सब में रेलवे कनेक्शन हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोड कनेक्शन होगा। तो ये जो छोटी जगहों पर, या हम बोल सकते हैं कि थोड़े नियर बाय प्लेसेस हैं, वहां के लिए किसका यूज कर लिया? रोड का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोड को यूज कर लिया, और जो बहुत फार अवे प्लेसेस है वहां पर हमने रेलवे को यूज कर लिया। बाकी दोनों का काम क्या है? दोनों का काम सेम है कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को या रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। तो आई होप कि रेलवे और रोड का जो ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ने रोड और रेलवेज क्यों डेवलप किए, ठीक है। फिर रेलवेज असिस्टेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू वाइडन द मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, ये चीज बहुत ही ऑब्वियस सी है कि अगर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कि अगर अब आप इजीली डिफरेंट जगहों पर ट्रेवल कर पा रहे हो, जा पा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कुछ रिमोट एरियाज पे, कुछ ऐसे एरियाज पर जहां पर आपके गुड्स पहुंचने चाहिए थे, मतलब कि अगर वहां पहुंचेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, लेकिन वहां पर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अब जब कनेक्टिविटी आ गई स्टूडेंट्स, आप इजीली जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, तो उन जगहों पर भी ये जो है गुड्स भेजे जाएंगे
जहां पर नहीं जा पा रहे थे। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक ब्रिटिशर्स का ये एडवांटेज था कि उनका जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा था, या उनके गुड्स के लिए जो मार्केट है वो वाइडन हो रहा था। ओके, Post and telegraphs were developed to enhance the efficiency and effectiveness of a British administration. Now, post and telegraphs जो थे वो मेनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थे। अब अगर आप लोगों ने वो पर्टिकुलर वीडियो देखा होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एक लॉ आया है तो क्या, अगर एक कोई लॉ फ्रेम किया तो अब एक पर्सन कहीं जाएगा सारे स्टेट्स में। ठीक है, एक पर्सन जो कि दिल्ली में कोई लॉ बना। ओके, अब मान लीजिए हम आज की बात करें, जैसे कि मान लो कि अभी हमारे पास में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वी डोंट हैव टीवी, वी डोंट हैव न्यूज़पेपर, टेलीफोन्स नहीं है, और ठीक है, पोस्टल सर्विसेज भी नहीं है। तो क्या होगा, अगर आज हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी एक डिसीजन ले रही है तो उसे, वो डिसीजन है पूरी कंट्री के लिए, तो उसे पूरी कंट्री को बताना तो पड़ेगा ना कि अच्छा ये पर्टिकुलर न्यू रूल आया है या न्यू लॉ आया है। तो पूरी कंट्री को बताने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने बोला, कुछ नंबर ऑफ पीपल को बोला कि आप लोग जो है सारे स्टेट्स डिवाइड कर लो और खुद ट्रेवल करो और जाकर उन्हें बोल के आओ। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगा, बिल्कुल लगा। अब हो सकता है ना ऐसा कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हो, जो भी रूल बनाया हो, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से बिल्कुल भी रिलेवेंट ना हो, तो वहां का लीडर बोले कि नहीं, ये चीज जो है यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट हो सकती XYZ रीजन की वजह से। तो अब क्या होगा, जो भी पर्सन एज अ मीडिएटर गया था उनके पास में, वो वापस आएगा गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट को बोलेगा कि ऐसी ऐसी बात है और ये पर्टिकुलर रीजंस की वजह से वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब उसका सोल्यूशन बताया गया कि ऐसा होगा, फिर वो मीडिएटर वापस गया उस स्टेट में, उन्होंने बताया कि आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वो लॉ हुआ इंप्लीमेंट। टाइम लगा ज्यादा, बिल्कुल लगा। इस पूरे सिनारियो को आप सोचिए, टाइम लगेगा। ट्रैवलिंग भी जो है वो इतनी इजी नहीं थी कि अभी गवर्नमेंट ने बोला कि आप जाओ और आप 2 मिनट में वहां पहुंच जाओगे। जो एकदम पास वाले, जो नियर बाय स्टेट्स होंगे उनके पास, उनमें आप जल्दी पहुंच जाओगे। जो बहुत फार अवे वाले स्टेट्स होंगे उनमें जाने में आपको टाइम लगेगा, समटाइम्स 2 to 3 to 4 days, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगे। अब देखो, उस टाइम पर ना तो ट्रैवलिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी थी, उसके बाद में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो जब ट्रैवलिंग ही इतनी अच्छी नहीं है, स्टूडेंट्स मान लो 2 से 3 दिन लग रहे जाने में। ठीक है, गया एक पर्सन, 2 से 3 दिन में वो वापस आया, फिर 2 से 3 दिन में वो वापस गया। कितने दिन हो गए, 7, 8, कुछ 8-9 दिन हो गए। अब 8-9 दिन तक उस पर्टिकुलर स्टेट में जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, और जो लॉ बनाया गया था उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होना था, तो ये डिले हुआ। अब वही चीज टेलीफोन, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज के थ्रू इजी हो गई। फोन करा, बताया कि ऐसा 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 है, कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा ऐसा करना है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो सामने वाले ने भी उसी टाइम बोल दिया और इन्होंने उस चीज को सॉल्व कर दिया। टाइम कम लगा, बिल्कुल कम लगा। विद इन कुछ मिनट्स ये जो है पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सर्विसेज थे वो डेवलप किए गए थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलता रहे। ओके, hence the aim of infrastructure development was not the growth and development of the Indian economy but to serve their own interest। ठीक है, क्या एम था स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का? उनका एम था उनके खुद के इंटरेस्ट को सर्व करना, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना वॉज नॉट देयर एम। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने पढ़ाए हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 देखेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए, नेक्स्ट वाला हम अपने 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 होगा, देन पार्ट 4 होगा, और फिर हमारा जो है पूरे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट होंगे। ओके, आई होप कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे एंड मिलते हैं